एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हमारा टॉपिक क्लियर होगा। कंटेंट का क्लास है आज की मानव स्वास्थ्य एवं रोग उनके और रोगजनक। ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, वैक्सीन, कैंसर, एचआईवी या एड्स, औषधि और अल्कोहल व्यसन, इन टॉपिक्स को आज हम कंटेंट क्लियर करेंगे, जिससे आपके छूटे हुए क्वेश्चंस को भी आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, अगर इनमें से कोई क्वेश्चंस बनता है तो वो आपको ध्यान रहेगा। तो इनके आप नोट्स तैयार कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख सकते हैं। नहीं तो चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आप मेरे स्टडी ओनली साइंस चैनल है, उस पे आप फॉलो कर लीजिए और वहां पे आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मानव स्वास्थ्य एवं रोगजनक। मानव रोग उत्पन्न करने वाले परजीवियों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रोटोजोआ सूक्ष्मजीव, हेमिन्थ और कृमि, मतलब हेलमिन्थ जो है कृमि कहलाते हैं, और एक्टोपैरासाइट जो बाहरी परजीवी कहलाते हैं। प्रोटोजोआ मलेरिया और अमीबियासिस जैसे रोग पैदा करते हैं, जो हेलमिन्थ राउंड वर्म या टैप वर्म की तरह होते हैं, और एक्टोपैरासाइट जूं और खटमल होते हैं जो शरीर की सतह पर रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटोजोआ को हम देखते हैं। प्रोटोजोआ की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, इसको आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलिए, तो इसको हम देखते हैं। ये एक कोशिका वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जो पोषक के अंदर रहते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, तो पहले जो मलेरिया जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, मच्छरों द्वारा फैलता है। फिर है अमीबियासिस, दूषित पानी से होने वाली एक आंतों की बीमारी है जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी के कारण होती है। ठीक है, इसका नाम याद रखना, कौन से परजीवी से। ठीक है, फिर है टोक्सोप्लाज्मोसिस, से एक परजीवी संक्रमण है जो बिल्ली के मल या संक्रमित भोजन से फैल सकता है। ठीक है, फिर है अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस, जो नींद की बीमारी है जो कि तेतसी मक्खी के द्वारा फैलता है। एक मक्खी होती है और इसके द्वारा फैलता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दूसरा है हेलमिन्थ कृमि। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? ये बड़े कई कोशिका वाले जीव होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। पहले गोल कृमि जिसे राउंड वर्म कहते हैं, उदाहरण है कि एस्कारियोसिस नामक संक्रमक जो आंतों को प्रभावित करता है। दूसरा है फीटा कृमि जिसे टेपवर्म कहते हैं। ये मुख्य रूप से आंतों में पाए जाते हैं और पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आंतों में। फिर है फाइलेरिया। तो फाइलेरिया जो है कुछ कृमि संक्रमण जैसे फाइलिया रक्त वाहिकाओं या लेशिका प्रणाली को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर आता है एक्टोपैरासाइट जिसको बाहरी परजीवी कहते हैं। तो ये ऐसे छोटे जीव होते हैं जो पोषक की त्वचा पर या उसके आसपास रहते हैं, जैसे कि जूं, खटमल और कीट। फिर होते पालतू जानवरों से मनुष्य में ये फैल सकते हैं। ये जो 3 प्रकार के परजीवी होते हैं, पालतू जानवरों से मनुष्य में फैल सकते हैं। परजीवियों के संक्रमण के तरीके क्या है? मुंह से प्रवेश, दूषित पानी या भोजन के सेवन से, त्वचा से प्रवेश करते हैं या संक्रमित मिट्टी पर नंगे पैर चलने या पानी में तैरने से फैलते हैं। और इनके वाहक जनित होते हैं, यानी कि एक से दूसरे में, ठीक है, उनसे फैल सकते हैं। और कीटों से, जैसे मच्छर या जो तेतेसी, इसका एक मक्खी होती है, इसके काटने से ये फैल सकते हैं। फिर अब अगला है हमारा टॉपिक प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। देखिए, टॉपिक हमारा एमपी टेट का जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसी से संबंधित है, तो इनको आप बिल्कुल ही इग्नोर ना कीजिए। ठीक है, क्लास को पूरा देखिए। प्रतिरक्षा विज्ञान की वैज्ञानिक अवधारणा बॉडी की वह कॉम्प्लेक्स और समन्वित रक्षा प्रणाली है जो उसे वायरस और अन्य खतरनाक बाहरी पदार्थों से बचाती है। यह प्रणाली स्वयं और अस्वयं यानी बाहरी नशा के बीच अंतर करने में सक्षम है। किसी भी तरह के संक्रमण का पता लगाना उनकी समस्या है और भविष्य के संक्रमणों को याद रखने के लिए प्रतिरक्षा स्मृति विकसित होती है। पहचान हम देख लेते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली जो है प्रतिरोधक रोगाणु और शरीर की अपने नाखूनों के बीच अंतर करता है। फिर प्रतिक्रिया, यह बाहरी आदर्श को पहचान कर उन्हें अलग करने के लिए विभिन्न उपकरणों और उपयोग की एक समन्वित सक्रियता को सक्रिय करता है। ठीक है, फिर है स्मृति।
तो प्रतिरक्षा प्रणाली में पिछले संक्रमणों को याद रखने की क्षमता होती है, जिससे भविष्य में वही रोगाणु तेजी से और प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये हो गई स्मृति। प्रतिरक्षा प्रणाली, तो नैदानिक अवधारणा इसका क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली की नैदानिक अवधारणा है, यह शरीर की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह बाहरी औषधियों का पता लगाता है और उन्हें निष्प्रभावी यानी कि नष्ट या विकसित कर सकता है। ठीक है, फिर है शारीरिक परीक्षण। तो यह सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक संगठनों का एक संयोजन है जो एक जीव को आक्रमणकारी पदार्थ और अन्य प्रतिरोध के प्रति प्रतिरोध में मदद करता है। फिर आता है इम्यूनोलॉजी, जिसे प्रतिरक्षा विज्ञान का महत्व इसका समझेंगे हम। स्वास्थ्य और बीमारी, यह प्रतिरक्षा प्रणाली के सामान्य कार्य के साथ साथ एलर्जी, प्रतिरक्षित रोग, कैंसर जैसे कि और संक्रमण से जुड़े विभिन्न रोगों का भी अध्ययन करता है। फिर चिकित्सा में इसका प्रयोग क्या है? तो इम्यूनोलॉजी के सिद्धांतों का उपयोग विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें इम्यूनोलॉजी के सिद्धांतों का विकास करना और इम्यूनोलॉजी के सिद्धांतों का इलाज करना शामिल होता है। फिर आता है अगला टॉपिक है पाठ्यक्रम का, वैक्सीन। तो टीका, जो वैक्सीन एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव होता है, जिसके प्रयोग से शरीर में किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर रोग निरोधन के लिए जो वैक्सीन मुख्यतः काम में लाए जाते हैं उनका परिचय हम यहाँ पे देंगे। जैसे विषाणु जन्य वैक्सीन होती है कुछ, तो विषाणु जन्य वैक्सीन किसकी लगाई जाती है? चेचक निरोधी वैक्सीन पहला है। ठीक है, तो चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के विषाणु को वेरियोला कहते हैं। ठीक है, इनको आप नोट डाउन करते रहिएगा। वेरियोला कहते हैं विषाणु के लिए इस टीके का उपयोग प्राचीन काल से होता आया है। यह विषाणु चेचक उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, इस कारण ये निर्दोष नहीं है। इसका थोड़ा सा लाइन मुझे डिस्टर्ब कर रही है। हाँ, तो इसको यहाँ पे हम देखते हैं क्या बोलते हैं। अतः 150 वर्षों से वेरियोला के स्थान पर गुमसूरी यानी काउपॉक्स के वैक्सीनिया नामक विषाणु का उपयोग किया जा रहा है। वेरियोला का उपयोग सभी देशों में वर्जित है और गोमसूरी का वैक्सीनिया नामक विषाणु मनुष्य में चेचक रोग उत्पन्न नहीं कर पाता, परंतु उसे प्रतिरक्षी चेचक निरोधक बना देता है। अब देखते हैं पीत ज्वर निरोधी वैक्सीन। पीत ज्वर येलो फीवर के निस्तेजित विषाणु को कुक्कुट के अंडों की अपरा कोशिका कला, ठीक है, से इसमें क्या करते हैं, जो अंडों की अपरा कोशिका कला होती है, ओलेंट्राइक जो मेम्ब्रेन होती है, में संजनन के करके निर्वात स्थान में सुखा लिया जाता है। वायु रहित स्थान में क्या करते हैं? सुखा लेते हैं। फिर आवश्यकता पड़ने पर निसंक्रमित जल में विषाणु के शुष्क चूर्ण को घोलकर तत्काल काम में लाते हैं। टीका लगने के 10 से 14 दिन के अंदर ही रोग निरोधी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो प्राय 6 वर्ष तक बनी रहती है। कब तक? 6 वर्ष तक बनी रहती है। पीत ज्वर के क्षेत्र से या उस मार्ग से भारत में आने वाले प्रत्येक यात्री को यह टीका अनिवार्य रूप से लगवाना पड़ता है। तीसरा आता है पोलियो निरोधी वैक्सीन। तो पोलियो अथवा पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? पोलियोमाइलाइटिस बाल रोग है, जिसके विषाणु को बंदर के वृक्क से उत्पन्न कर साल्क की विधि से वैक्सीन बनाया जाता है। ठीक है, पर संयुक्त राज्य अमेरिका में साल का वैक्सीन बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है और कई देशों में इसका चलन बढ़ रहा है। पोलियो रोग की रोकथाम के लिए बालक को 2 टीके 2 से लेकर 6 सप्ताह तक के अंदर में लगाए जाते हैं। यदि तीसरा टीका 7 मास पश्चात और लगवा दिया जाए तो उसका गुण और भी अधिक प्रभावकारी होता है। ठीक है, फिर अगला आता है इन्फ्लुएंजा निरोधी वैक्सीन। ए तथा बी जाति के इन्फ्लुएंजा के विषाणु को मुर्गी के अंडे की अपराज कोशिका में उत्पन्न कर वैक्सीन बनाया जाता है। टीका लगाने के 1 सप्ताह पश्चात रोग निरोधी शक्ति उत्पन्न होती है, किंतु वह बहुत थोड़े काल तक बनी रहती है। इस वैक्सीन का अभी अधिक चलन नहीं हुआ है, ठीक है, अधिक प्रचलित नहीं है। अगला आता है अलार्क। तो अलार्क जो है रेबीज निरोधी वैक्सीन है। पागल कुत्ते, गीदड़, भेड़िए आदि के काटने पर रेबीज रोग से बचने के लिए टीका बहुत लाभकारी है। रोग रेबीज के बीथिका विषाणु जो स्ट्रीट वायरस से होता है, किंतु इसी विषाणु का निश्चित रूप वाला स्थिर विषाणु जो कि फिक्स वायरस रोगकारी नहीं है, किंतु रोग निरोधी प्रतिरक्षी का उत्पादक है। रेबीज के स्थिर विषाणु को भेड़ या खरगोश के मस्तिष्क में उत्पन्न करते हैं, इसमें भेड़ या खरगोश के मस्तिष्क में, और फिर मस्तिष्क को पीसकर फिनोल युक्त लवण विलयन बना लेते हैं। किसमें? फिलोन युक्त, ठीक है।
तो पागल कुत्ते के काटने पर आवश्यकता अनुसार 14 दिन तक नित्य एक टीका लगाते हैं। इस वैक्सीन की शक्ति बढ़ाकर कुत्तों को टीका लगाकर उन्हें भी अलार्क रोग से बचाया जा सकता है। पागल कुत्ते, गीदड़, भेड़िए के काटने पर 72 घंटे के अंदर एंटी रेबीज वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाना आवश्यक है। अलार्क जो रेबीज होता है, निरोधी वैक्सीन ना लगवाने पर मरीज रेबी रोग से ग्रसित हो सकता है। ठीक है, तो ये वैक्सीन बहुत जरूरी होता है। अब देखते हैं जीवाणु जनित रोग, यानी कि जीवाणु से होने वाले वैक्सीन कौन से, जीवाणु जनित रोगों से बचाने के लिए जो वैक्सीन है वो कौन से हैं। ठीक है, पहला टाइफाइड या आंत्रजन निरोधी वैक्सीन। टाइफाइड तथा पैराटाइफाइड ए तथा बी जाति के जीवाणु को पोषक तत्वयुक्त आगर और संश्लेषित पदार्थों में उत्पन्न कर ऊष्मा द्वारा निर्जीव कर दिया जाता है। दूसरा है प्लेग निरोधी वैक्सीन। तो प्लेग के कीटाणुओं को जल विश्लेषित कैसीन हाइड्रोलाइसेट में उत्पन्न करके फॉर्मेलिन से निर्विष्ट करते हैं तथा वैक्सीन बनाते हैं, जिस फिनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट में सुरक्षित रखते हैं और 1 सप्ताह के अंतर से 2 बार टीका लगाया जाता है और निरोध शक्ति 6 माह तक बनी रहती है। कितने माह तक? 6 माह तक। फिर आता है क्षय रोधी वैक्सीन। तो इसे बीसीजी वैक्सीन कहते हैं। संश्लेषित पोषक पदार्थ में गोशय के निस्तेजित कीटाणु को उत्पन्न कर उसे वैक्सीन बनाते हैं और इस वैक्सीन को इस वैक्सीन का टीका है वो केवल उन्हीं को जो मेंटोक्स की ट्यूबरकुलिन परीक्षा द्वारा क्षय संक्रमित रहित व्यक्तियों को लगाना आवश्यक होता है। ठीक है, जिनको ये बीमारी है उसी को लगाते हैं। फिर अगला टाइफस निरोधी वैक्सीन। तो अंडे की अपना कोशिका कला पर टाइफस के रिकेट्सिया जो है उसको रिकेट्रसिया को उत्पन्न कर इसके फिनोल युक्त विलयन को टीके के काम में लाते हैं और एक सप्ताह के अंतर से 3 टीके लगाए जाते हैं। कितने? 3 टीके लगाए जाते हैं हर एक सप्ताह में। फिर देखते हैं कुकर खांसी निरोधी वैक्सीन। तो यह वैक्सीन कुकर खांसी के हीमोफाइलस पर्ट्यूसिस नामक कीटाणु के विलयन को फॉर्मेलिन से निर्जीव कर फिटकरी से अपक्षेपित कर बनाया जाता है और 1 मास के अंदर से 3 टीके दिए जाते हैं। फिर डिप्थीरिया निरोधी वैक्सीन। तो डिप्थीरिया निरोधी वैक्सीन के लिए क्या है, ये कीटाणु से उसका जीव विष जो टॉक्सिन होता है पृथक कर फॉर्मेलिन के संयोग से जीव विषाव जो टॉक्साइड बनाते हैं, जिसे फिटकरी से अपक्षेपित कर एपीटी, ठीक है, जैसे एल्यूम पेरिस्टेटेड और टॉक्साइड नामक टीका बनाते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। फिर देखते हैं 7 नंबर का, जिसको आखिरी वैक्सीन है टेटनस अथवा धनुर्तंभ निरोधी वैक्सीन। ठीक है, तो यह भी डिप्थीरिया के एटीपी की तरह बनाया जाता है। 1 मास के अंतर से 2 टीके दिए जाते हैं। डिप्थीरिया तथा टेटनस के टीके वस्तुतः वैक्सीन नहीं होते हैं, प्रत्युत जो है जीव विषाव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जीव विषाव होते हैं। अब देखते हैं कैंसर का। तो कैंसर क्या है? कैंसर तब शुरू होता है जब शरीर में सामान्य स्थिति में परिवर्तन होता है और अनियमित रूप से वृद्धि होती है। परिवर्तनशील नवीनतम जो एक द्रव्यमान बनाया जा सकता है जो ट्यूमर उपग्रह है। ठीक है, जो ट्यूमर के हिसाब का होता है। कैंसर के सामान्य लक्षण देखते हैं तो थकान और कमजोरी, शरीर में खराबी या मोटापा, त्वचा में बदलाव और पीलापन, कालापन या घाव का न भरना, आंत्र या मूत्राशय के प्रयोग में परिवर्तन, अज्ञात अस्वीकृत वजन में कमी या वृद्धि। फिर है कैंसर से बचाव। तो बचाव है धूम्रपान और सिगरेट का सेवन ना करें, शराब का सेवन सीमित करें, प्लास्टिक और रेशेदार भोजन टिकाऊ और बढ़िया फल और शाकाहारी भोजन करें, नियमित व्यायाम करें, अपना वजन सामान्य रखें और प्रदूषण रहित वातावरण में रहें। इस तरह से। फिर अगला आता है HIV। HIV एक वायरस है जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो ये व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। और एड्स तथा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि HIV संक्रमण का अंतिम और गंभीर चरण है, जब प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर हो जाती है। यह असुरक्षित यौन संबंध, साझा की गई सुई के उपयोग या फिर संक्रमित रक्त के माध्यम से फैलता है। सभी दवाओं से HIV का उपचार संभव है, जिससे लोग लंबी तथा और स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। फिर आता है औषधि और अल्कोहल व्यसन। तो अल्कोहल में जो है औषधि व्यसन देख लेते हैं पहले, ड्रग एडिक्शन। तो औषधि व्यसन में नशीली दवाओं का दुरुपयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति गैर चिकित्सा कारणों से दवाओं का उपयोग करता है, जिससे उनके स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन और काम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसे औषधि व्यसन कहते हैं। दवाओं के प्रकार देख लेते हैं, इसमें अवैध दवाएं होती हैं, जैसे
भांग, गांजा, चरस, हेरोइन, कोकीन और तंबाकू उत्पाद शामिल होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाएं जैसे शामक, चिंतानाशक और दर्द निवारक भी दुरुपयोग की श्रेणी में आ सकते हैं, खासकर जब इनका उपयोग गैर चिकित्सकीय कारणों से किया जाता है। फिर है शराब व्यसन, यानी कि अल्कोहल एडिक्शन। शराब व्यसन है शराबखोरी एक पुरानी बीमारी है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करता है और शराब पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से निर्भर हो जाता है। और लक्षण है शराब व्यसन के लक्षणों में अत्यधिक शराब पीना, शराब पीने की इच्छा जैसे कंपकपी, मतली, चिड़चिड़ापन और सामाजिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं के बावजूद शराब पीना शामिल होता है। तो ये शराब व्यसन कहलाता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे और इस टॉपिक से हमने आज कंप्लीट किए हैं। अब कल से आपको यूनिट जो 12 है उसके टॉपिक आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो अब अगली क्लास का इंतजार करिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले दिन की क्लास में, जो कि 8 बजे होती है। 11 बजे की क्लास इसलिए स्किप होती चली जा रही है क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं निकल पा रहा है, बहुत ही ज्यादा बिजी रहती हूँ, थोड़ा स्कूल का काम भी ज्यादा है और आप तो समझ ही सकते हैं कि घर का काम भी होता है बहुत सारे। तो एक ही क्लास में अभी ले पा रही हूँ और इसके लिए सॉरी, क्योंकि 11 बजे की क्लास में भी जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इस महीने में जो सितंबर है तब से या फिर संडे से ही मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज में प्रोवाइड कराऊं, मैराथन क्लास लेकर आऊं, ठीक है। मैराथन क्लास कौन कौन लेना चाहता है मुझे कमेंट करिए, तो मैं जरूर मैराथन क्लास करवाऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।